हेलो गाइज, वेलकम बैक। ये सरफेस केमिस्ट्री की वीडियो नंबर 10 है और आज हम करने वाले हैं नीट के कुछ बहुत खास क्वेश्चन और देखते हैं कि इतने दिनों की मेहनत के बाद हमने क्या आउटपुट लिया है इसमें से। और स्टार्ट करते हैं इन सभी क्वेश्चन को। तो सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन की होती है शुरुआत। देखते हैं कितने क्वेश्चन हम ऐसे हैं जो कर पाएंगे, कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें हम फंसेंगे और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो नई होंगी इस बार के लिए। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जितनी भी नई नई चीज़ें हैं वो सभी इस चैप्टर से रिलेटेड जो है वो आप लिखते रहना, ठीक है। तो क्वेश्चन की शुरुआत है। पहला क्वेश्चन है, ए लिक्विड इज फाउंड टू स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट बट लीव नो रेजिडुअल when passed through the filter paper. The liquid can be described as, ऐसे लिक्विड को आप क्या बोलेंगे जो स्कैटर कर दे बीम ऑफ लाइट को? भाई कोलोइडल सॉल्यूशन, यही स्कैटरिंग करता है और कोई भी स्कैटरिंग नहीं करता। लास्ट में उन्होंने ये भी बोल दिया लेकिन कोई रेजिडुअल नहीं रहेगा जब उसे फिल्टर पेपर पे पास करे। ये कोई अल्ट्रा फिल्टर पेपर नहीं है, ये नॉर्मल फिल्टर पेपर की बात हुई है। यानी थोड़ा सा फंसाने की कोशिश की गई है स्टूडेंट्स को कि फ़िल्टर पेपर का नाम दे देंगे तो शायद वो कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन वो अल्ट्रा फिल्टर पेपर था जिसमें रेजिडुअल बचता था फिल्टर पेपर पर, या नहीं बचेगा क्योंकि नॉर्मल ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर का जो साइज़ होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, इन ए केमिकल रिएक्शन द कैटलिस्ट क्या करता है? अल्टर द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, डिक्रीज डेल्टा एच फॉरवर्ड रिएक्शन, या इंक्रीज डेल्टा एच ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो आपको ध्यान देना होगा यहाँ पर जो कैटलिस्ट है वो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कम कर देगा। मैं बता दूँ एक छोटी सी चीज़ है, इसको आप ध्यान से देखो। एक्टिवेशन एनर्जी की खास बात ये देखो, इस डायग्राम में आपको पता लग जाएगा कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो होती क्या है। हालांकि अगर जो चैप्टर है उसमें आने वाली है एक्टिवेशन एनर्जी एक बार और, केमिकल काइनेटिक में हम पढ़ेंगे। बड़ा सिंपल देखो, ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है, इसे नॉर्मली ई से रिप्रेजेंट करते हैं। केमिकल काइनेटिक में अच्छी तरह से पता लग जाएगी एक्टिवेशन एनर्जी। एक सिंपल रिएक्शन में दिखाता हूँ। देखो ये हैं आपके रिएक्टेंट यहाँ पर, ठीक है, ए प्लस बी लिख देता हूँ, और ये आपस में कंबाइन होने वाले हैं और इतनी एनर्जी के साथ, और जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे वो होगा आपका क्या, सी प्लस डी, ठीक है। ये प्रोडक्ट बनाएंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक को अगर हम काउंट करें तो कितनी एक्टिवेशन एनर्जी लगी, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं काउंट करूँ तो ये एक्टिवेशन एनर्जी इसकी यहाँ से यहाँ तक की मान लेते हैं 100 लगी है, ठीक है। अब देखना एक बार ध्यान से, अगर आपने कैटलिस्ट ले लिया तो यही ए प्लस बी जो 100 एक्टिवेशन एनर्जी, ये देखो ए प्लस बी विल गिव यू सी प्लस डी, और यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी कितनी लगी, 100 किलोजूल पर मोल मान लो। भाई कहाँ से आती है एक्टिवेशन एनर्जी? आप इसको गर्म कर दो। आपको याद होगा जब हम गर्म करते हैं तो रिएक्शन जल्दी से ख़त्म होती है। गर्म कर दो, इतनी एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी। अब देखना एक जादू, यही रिएक्शन यही प्रोडक्ट फॉर्म होंगे और कितनी पे, इतनी एक्टिवेशन एनर्जी पे ही फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर आपने क्या ले लिया, कैटलिस्ट। ऊपर वाली रिएक्शन को देखो और अब नीचे वाली रिएक्शन देखो, ए प्लस बी वही सी प्लस डी मिले आपको, बस क्या स्पेशल था आपके पास, कैटलिस्ट। इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में आपको कम एक्टिवेशन एनर्जी में भी वही प्रोडक्ट मिल गए। तो इतना फ़ायदा होता है कैटलिस्ट का। आप देखो कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में अगर मान लो इतनी ये रिएक्शन आपको प्रोसीड करवानी है तो आपको कितना ज़्यादा टेम्परेचर, मान लो 700 डिग्री टेम्परेचर पर ये काम हो रहा है, तब जाके उतनी एक्टिवेशन एनर्जी आप दे पा रहे हो, ठीक है ना, 700 केल्विन पे। और ये देखो ना, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में यही रिएक्शन आपकी 400 केल्विन पे ख़त्म होगी। ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, कैटलिस्ट लिया बस ख़त्म खेल। तो इतना ज़्यादा फ़ायदा होता है एक कैटलिस्ट का, आपकी रिएक्शन भी प्रोसीड करवा देता है और आपका कैटलिस्ट जो यूज हुआ है वो बच भी जाता है। ये नहीं कि आपने 50 ग्राम कैटलिस्ट डाला तो ख़त्म हो गया, नहीं, वो 50 ग्राम आपका दोबारा मिल जाएगा, रिएक्शन भी जल्दी हो जाएगी, टेम्परेचर भी कम होगा, कितनी बिजली की खपत हम कम कर सकते हैं, ठीक है ना।
कितना जो बिजली है उसको हम सेव कर पाएंगे। तो ये फ़ायदा होता है कैटलिस्ट का। सारी जो इक्वेशन है आ जाएंगी आपकी। तो अब आपको देखोगे तो ये आसान लगेगा कि एक केमिकल रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट क्या कर देता है, लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखो पहले एक्टिवेशन एनर्जी 100 थी और अब एक्टिवेशन एनर्जी अगर मैं बोलूँ यहाँ से यहाँ तक की एक्टिवेशन एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो अब ये आपकी 60 है किलो जूल पर मोल। तो यस इट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। कुछ नया है सीखने के लिए, सीख लेना। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो सही नहीं है, ठीक है। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो चेक करते हैं कौन सी स्टेटमेंट है। फिजिकल एडजॉर्प्शन इज ड्यू टू वैन डर वाल्स फोर्स, ठीक है, चेक करो इसमें। फिजिकल एडजॉर्प्शन इज ड्यू टू वैन डर वाल्स फोर्स बिल्कुल सही है। फिजिकल एडजॉर्प्शन डिक्रीज एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, बिल्कुल सच बात है भाई। फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है वो कम हो जाती है अगर टेम्परेचर बढ़ाए, बिल्कुल ठीक है। फिजिकल एडजॉर्प्शन रिवर्सिबल है, यस बिल्कुल सही है, रिवर्सिबल है। एडजॉर्प्शन एनर्जी ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन इज जनरली लेसर देन फिजिकल एडजॉर्प्शन, नहीं। एडजॉर्प्शन एनर्जी केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए होती है भाई 80 से 240 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। एडजॉर्प्शन एनर्जी यानी इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो ये जो पॉइंट है ये आपका इनकरेक्ट है, ठीक है ना। ओके आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ए कोलोइडल सॉल्यूशन ऑलवेज हैज़ एट लीस्ट वन फेज। ट्रू सॉल्यूशन, कितने फेज होते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन में, भाई 2 फेज होते हैं। कौन कौन से, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्जन मीडियम 2 फेज होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हुआ हमारा ख़त्म। आगे की तरफ चलते हैं क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं उनकी तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, जैसे जैसे ख़त्म होते रहेंगे उसको डिलीट करते हैं हम ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फॉग। फॉग इज ए कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ, कितनी बार एग्जाम में पूछा गया अलग अलग। तो फॉग एक सिंपल एग्जांपल है, ये कोलोइडल सॉल्यूशन है किसका, लिक्विड इन गैस। अब देखते हैं इसकी कौन कौन से हैं। तो लिक्विड डिस्पर्स्ड इन गैस इज करेक्ट आंसर, ये फॉग है, ठीक है। तो अपना जो फॉग मिस्ट वगैरह जो एग्जांपल हैं वो अपने छोड़ना मत, ठीक है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ जो एग्जांपल हैं, दिखाऊंगा मैं कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं ये एग्जांपल। अब अपनी एनसीईआरटी आज भी ओपन रखना क्योंकि एनसीईआरटी का एक बेस दिखाने वाला हूँ मैं कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो जो मैंने इन पे हाईलाइट कर रखा है, ये एग्जांपल बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं और इसी में अब मैं एक और नया हाईलाइट कर देता हूँ। ये हमारा फॉग है, मिस्ट भी बहुत ज़्यादा आता है एग्ज़ाम में, ये मिस्ट है। तो ये एरोसोल कौन से हैं, लिक्विड इन गैस, ठीक है। फॉग, मिस्ट, ये जितने भी एग्जाम्पल हैं इन्हीं में से ही जो क्वेश्चन है वो आया हुआ है, ठीक है ना। तो बहुत जो खास जो एग्जाम्पल हैं ये यूज हुए हैं, ठीक है। फिर से आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन था हमारा, ओके हम यहाँ पर आ गए हैं। अब ये देखो फॉग इज ए कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ, किसका होता है, लिक्विड डिस्पर्स्ड इन गैस, आसान था। सरफेस टेंशन ऑफ लायोफिलिक सॉल इज लोअर देन H2O, कितनी अजीब बात है। लायोफिलिक सोल जैसे स्टार्च सॉल्यूशन है, इसकी जो सरफेस टेंशन है वो पानी से कम होती है, इज़ लोअर देन वाटर। यानी अगर आप एक निडल को, सुई को पानी के ऊपर रखोगे तो वो तैरेगी, ठीक है ना, इट फ्लोट ऑन वाटर। लेकिन अगर आप स्टार्च सॉल्यूशन के ऊपर निडल को रखोगे तो वो सिंक हो जाएगी, वो डूब जाएगी। एक और दिमाग में एग्जांपल लाओ, अगर आप पानी के ऊपर निडल को रखोगे तो वो फ्लोट करेगी, लेकिन अगर आप पानी में थोड़ा सा सर्फ डाल दोगे, ठीक है ना, झाग डाल दोगे, सर्फ के झाग होंगे उसमें, तो सर्फ डालने से अब उसके ऊपर निडल रखोगे तो वो आपकी सिंक यानी डूब जाएगी। यानी एक नया जो वर्ड है वो मैं आपके लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक नया वर्ड जो आज हम सीखेंगे वो है सरफेक्टेंट। ये एक नया वर्ड है सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट होता क्या है ये, तो इसके बारे में आपको लिखना है। सरफेक्टेंस क्या है, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज लोअर्ड बाय
मैं नीचे लिख देता हूँ, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर को कम किया जा सकता है, ऑफ वाटर इज लोड बाय लायोफिलिक कोलॉइड या किसी भी लिक्विड की अगर सरफेस टेंशन कुछ डालने से कम हो जाती है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सरफेक्टेंट, ठीक है ना। सो दे आर कॉल्ड सरफेक्टेंट। द सरफेस टेंशन अगर किसी की भी आपको कम करनी है, जैसे पानी की सरफेस टेंशन कम करनी है, तो उसमें क्या डाल दो, आप डिटर्जेंट डाल दो और उसको घोल दो, उसकी सरफेस टेंशन कम हो जाएगी। द प्रोसेस इज कॉल्ड सरफेक्टेंट, ठीक है। तो याद रखना, जो कोलोइडल सोल होते हैं उनकी सरफेस टेंशन जो होती है वो पानी से कम होती है, या फिर पानी में अगर आपने कोलोइडल सोल डाल दिए तो उसकी पानी की सरफेस टेंशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। द प्रोसेस इज कॉल्ड सरफेक्टेंट, आज के लिए नया वर्ड, ठीक है। ओके, इसीलिए मैं बोलता हूँ ये जो क्लास होती है ये खास होती है हर बार, नीट की क्लास, विच इज़ नॉट शोन बाय सोल कौन सा ऐसा मतलब कैरेक्टर है जो शो नहीं करेगा, बाई टिंडल इफेक्ट शो करता है, एडजॉर्प्शन भी शो करता है, फ्लोकुलेशन को ही कोअगुलेशन पावर कहते हैं तो ये भी शो करता है, तो पैरामैग्नेटिज्म नहीं करता, तो डी बिल्कुल गलत है, सभी को पता भी लग गया होगा देखते के साथ। द फंक्शन ऑफ जाइमेज, अब देखो जाइमेज तक का भी फंक्शन पूछ रखा है इन्होंने, तो यहाँ पर जाइमेज का फंक्शन क्या है, फर्मेंट ग्लूकोज टू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो जाइमेज का जो फंक्शन है ये हमने कहाँ पढ़ा था अपनी एनसीईआरटी में, ये हमने अपनी एनसीईआरटी में, मैं एक बार दिखा रहा हूँ आपको, जितने भी जो फंक्शन है कैसे कैसे पूछे गए हैं वो सारे देख लेना। कैटलिस्ट आया था और कैटलिस्ट में ये सारे के सारे जो फंक्शन है ये सारे आगे थे। ओके, तो आपकी एनसीईआरटी में कैटलिस्ट में ये जो है ये पूछा गया है। लाइट कुछ ज़्यादा है, इसको थोड़ा सा स्लो कर लेते हैं। देखो, ये जो आपके एनसीईआरटी में ये पूछा गया है कि जाइमेज कौन सा काम करता है, वो ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। तो यहाँ से पूछा गया है क्वेश्चन, ये भी कई सारे आ जाएंगे, जैसे माल्टोज को ग्लूकोज में कौन कन्वर्ट करता है, माल्टेज, स्टार्च को माल्टोज में डायस्टेज, ठीक है। तो इस तरीके से ये आने वाले हैं बस। तो फिर से आते हैं क्वेश्चन में, कंटिन्यू करते हैं वहीं से ही। ओके, द फंक्शन ऑफ जाइमेज, अब क्लियर हो गया होगा क्या, फर्मेंट ग्लूकोज को किस में चेंज करता है, वो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। तो ये वाला जो पेज था हमारा, अच्छा अभी ये भी रहते हैं, ठीक है। ये देखते हैं अगला, द फंक्शन ऑफ एंजाइम इन लिविंग सिस्टम इज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, प्रोवाइड इम्यूनिटी, कैटालाइज फोटोकेमिकल, ये आ गया सी करेक्ट आंसर है। फंक्शन ऑफ एंजाइम क्या होता है, कैटालाइज बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करता है ये, ठीक है। कोड लिवर ऑयल, ये मछली के का तेल होता है, फिश से बनाया जाता है, इसके कोड लिवर से बनाया जाता है। तो ये क्या है, ये है आपका वाटर डिस्पर्स्ड इन ऑयल, इसमें ऑयल ज़्यादा है, ऑयली ज़्यादा होता है, तो इसीलिए ये आपका ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन है, नहीं वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन है, इसे ऑयली इमल्सन भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला आसान था ये भी। अगला है विच इज़ नॉट लायोफिलिक कोलोइड, इनमें से कौन सा लायोफिलिक नहीं है। भाई देखो, गम, जिलेटिन और स्टार्च, ये तो हमने रट्टा मारे हैं लायोफिलिक के लिए, लेकिन अभी हमें हैरानी होने वाली है कि ब्लड भी लायोफिलिक है, मिल्क भी लायोफिलिक है, फॉग जो कि एरोसोल होता है ये लायोफिलिक नहीं होता है। दिमाग में कैसे समझोगे, ऐसे समझ सकते हो कि फॉग जो है ये टाइनी वाटर ड्रॉपलेट होते हैं इन द एयर, तो इन दोनों में टाइनी वाटर ड्रॉपलेट और एयर के बीच में कोई खास बॉन्ड तो होता नहीं, तो ये कोई लायोफिलिक तो नहीं हुए जो दोनों के बीच में ग्रेट एफिनिटी या फिर ग्रेट लव हो डीपी और डीएम के बीच में, तो ये लायोफिलिक नहीं है। आगे अगर हम चलें 24, एट द क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन, ठीक है ना, क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन पर द सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल क्या होते हैं। देखो, एट क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन पर जो एसोसिएशन जो है वो ज़्यादा होता है, तो इसीलिए यहाँ एसोसिएशन हम यूज़ करेंगे, द कंसंट्रेशन अबाउ विच या
micelle formation take place only above a particular concentration known as critical micelle concentration, और यहाँ पर एसोसिएशन होता है, ठीक है ना। ये एसोसिएटेड कोलॉइड के अंदर ही आया था आपका क्राफ्ट टेम्परेचर CMC क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, ठीक है, ये वहीं आया था, और एसोसिएटेड कोलॉइड की डेफिनेशन भी हमने वहीं पढ़ी थी, ठीक है। तो हमारा ये वाला पोर्शन भी ख़त्म होता है। आगे चलते हैं, देखते हैं और कितने हैं। ओके, अगला जो है वो ये है, ऐसे कर लेते हैं इसको भी। ओके, एक और क्वेश्चन है, ऊपर अगर आप देखोगे तो उनमें पूछा गया है इनमें से कौन सी गैस इजीली एड्जॉर्ब होगी ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल। देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन कई बच्चों ने पहले भी पूछा था कि इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन रहती है कि हम कैसे बताएंगे गैस कौन सी एडजॉर्ब होगी कौन सी नहीं, कभी तो अलग अलग केस आते हैं। अब आपके सामने और भी अलग केस आ गया, तो इनकी सारी की सारी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक बहुत बढ़िया सी चीज़ बता रहा हूँ मैं, कौन सी गैस ईजिली लिक्विफिएबल है। CO2 भी होती है लिक्विफिएबल, CH4 भी होती है, वैसे तो NH3 भी होती है। तो एक काम करो, कभी भी आप इसमें गलती करोगे ही नहीं, एक बिल्कुल क्लियर कट आंसर लिख लो, मोस्ट या फिर लिक्विफिएबल गैस, इसको हाईलाइट कर लेना, फिएबल गैस सबसे ज़्यादा जो होती है भाई NH3। कई बुक में ये लिखा हुआ है कि जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है वो ज़्यादा लिक्विफाइल होती है, नहीं, ये बकवास है। क्योंकि अगर आप CO2 और इसको देखो तो CO2 का मॉलिक्यूलर मास तो यार 44 है, इसका 17 है। तो ऐसे तो ये होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा लिक्विफाइल ये है। जो ज़्यादा लिक्विफेबल होती है उसी का क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है वो ज़्यादा होता है। जो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है वो ज़्यादा इजीली लिक्विफेबल हो सकती है, और उसी पे ही ज़्यादा एड्जॉर्प्शन होगा। यानी ये सबसे ज़्यादा, उसके बाद इसका नाम आता है और उसके बाद इसका नाम आता है। इसके अलावा क्वेश्चन वो पूछेंगे ही नहीं, इन तीनों में ही प्रॉब्लम होती है। तो सबसे ज़्यादा ये है, फिर ये है, फिर ये है, और जो कॉज है वो है इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो फोर्स के बेसिस पे बता सकते हैं। और ये कहाँ एड्जॉर्ब होती हैं तो मैं बता दूं, ये एक्टिवेटेड चारकोल पे एड्जॉर्ब होंगी, ठीक है ना, एक्टिवेटेड चारकोल पे। इसके अलावा जो कंफ्यूज करने वाली गैस हैं वो भी मैं यहीं लिख देता हूँ। ये देखो, ये गैस भी दिखा देते हैं, वो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। भाई ये कभी भी एक्टिवेटेड चारकोल पे एड्जॉर्ब नहीं होती। ये कहाँ एड्जॉर्ब होती हैं, ये मेटल्स पे एड्जॉर्ब होती हैं, ऑन मेटल्स, ठीक है। तो अपने दिमाग में कन्फ्यूजन मत लाना, और इसको तो भाई हाईलाइट कर लेना, बहुत कमाल की चीज़ है नीट और GMain के लिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब तो पता लग ही गया होगा इनमें से सबसे ज़्यादा लिक्विफेबल एक्टिवेटेड चारकोल पे कौन होगी, CO2। CO2 इज इजीली लिक्विफेबल, हैंस इट इज एड्जॉर्ब मोस्ट बाई चारकोल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच हो रहा है, ये कई बार क्वेश्चन आया ये। स्मोक इमल्सन है, नहीं गलत, इमल्सन कोई स्मोक होता ही नहीं। स्मोक तो क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल इन एयर, यानी एरोसोल होता है ये, ठीक है। अगले पे चलते हैं, बटर। बटर तो बेस्ट एग्जांपल है किसका, इमल्सन, लिक्विड इन लिक्विड। इसके अंदर क्या होता है, वाटर इन फैट, यानी वाटर इन ऑयल, ठीक है। तो ये ऑयली इमल्सन हो गया, तो ये भी गलत है। एरोसोल, एरोसोल में हेयर क्रीम आती है। हेयर क्रीम के लिए मैं बता दूं, ये हेयर क्रीम होती है, इसे ब्राइल क्रीम के नाम से देखा होगा, ठीक है ना। तो ये लिख रखा है इन्होंने हेयर क्रीम, ये बालों में लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये भी हेयर क्रीम है, प्रोटीन हेयर क्रीम, ठीक है। तो हेयर क्रीम जो आपका एग्जाम्पल है, मैं फिर से उसी पेज पे जाऊंगा भाई, एक बार आपको बहुत ज़रूरी है इस पेज को समझना। इस पेज से समझने से पहले एक बार ये एग्जाम्पल और देख लो। हेयर क्रीम हो गया, हाँ, इसे क्या कहते हैं, इसे विप्ड क्रीम कहेंगे हम, वाइपिंग क्रीम भी कहते हैं इसको, ठीक है ना, व्हिपिंग क्रीम, WHIPPING, व्हिपिंग क्रीम होती है। कहाँ इस्तेमाल होती है, केक बनाने में इस्तेमाल होती है, और कई तरह की जो आइसक्रीम है उसमें भी इस्तेमाल होती है ये, ठीक है। ये भी आपकी वाइपिंग क्रीम है, ये भी वाइपिंग क्रीम है। तो अपने दिमाग में इमेजिनेशन बना लेना, ये आपकी कौन सी क्रीम है, ये आपकी हेयर क्रीम है, ठीक है ना। तो हेयर क्रीम और वाइपिंग।
ओके, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा बिल्कुल करेक्टली मैच हो रहा है? तो इमल्सन जो है ये स्मोक नहीं, बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, जो इमल्सन है वो तो लिक्विड इन लिक्विड होता है, और स्मोक तो बेस्ट एग्जांपल है किसका? सॉलिड इन गैस का। ठीक है, तो ये गलत है। अच्छा, जेल जो है वो बटर का एग्जाम्पल, बिल्कुल सही है। अगर आपने ये इमल्सन में लिख रखा हो गलती से तो उसे काट देना, लेकिन वैसे तो नहीं लिखा होगा। बटर जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल है जेल का। ठीक है ना, जेल जेल वो होता है जिसमें लिक्विड इन सॉलिड, यानी लिक्विड कम हो सॉलिड ज़्यादा हो, तो बटर है, चीज़ है, ये सब इसी में आते हैं। ठीक है, एरोसोल में हेयर क्रीम। अब हेयर क्रीम क्या होती है और विप्ड क्रीम क्या होती है, एक बार चेक करो। देखो, ये वाली जो क्रीम है ये है आपकी हेयर क्रीम। ठीक है ना, ये लिखा हुआ भी है हेयर क्रीम, जो ब्राइल क्रीम के नाम से आती है। ठीक है, और ये वाली जो है ये भी हेयर क्रीम है, ये प्रोटीन हेयर क्रीम है, ये बालों पे लगाई जाती है। तो जो हेयर क्रीम है वो अलग है, और ये विप्ड क्रीम है। विप्ड क्रीम ये केक में डाली जाती है, केक में भी, और कई तरह की जो आइसक्रीम है उसमें भी इस्तेमाल होता है इसका। ये भी विप्ड क्रीम है, ये भी विप्ड क्रीम है। ठीक है, तो ये हेयर क्रीम और विप्ड क्रीम में डिफरेंस है। अब एक बार ध्यान से देखना कि आपको कैसे कैसे जो एग्जाम्पल है वो ध्यान में रखने हैं। ये देखो, विप्ड क्रीम जो है ये बेस्ट एग्जाम्पल है फोम का, और हेयर क्रीम है ये बेस्ट एग्जाम्पल है आपका इमल्सन का। ठीक है ना, तो ये कभी भूलना मत, इमल्सन जो है वो हेयर क्रीम, ये सारे एग्जाम्पल तो भाई छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, और विप्ड क्रीम जो है वो फोम का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो वो तो देख लिया आपने किस तरह का होता है और कैसे इस्तेमाल होता है ये। ठीक है, तो इसमें चलते हैं आगे। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा था जो करेक्टली मैच हो गया? जेल, जेल होता है बटर, इसका एग्जाम्पल। आगे अगर हम देखें तो इसमें मैच द फॉलोइंग, इनमें से मैच करना है। तो भाई V2O5 को कहते हैं वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। ये कैटलिस्ट किसका होता है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4 का होता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4 में इस्तेमाल होता है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का, और इस प्रोसेस को कहते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो फाइनली डिवाइड आयरन, आयरन कहाँ इस्तेमाल होता है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, हैबर प्रोसेस में। ठीक है ना, यहाँ इस्तेमाल होता है। और आपका जो जिगलर नाटा कैटलिस्ट है, ये जो बी, ये जो पोर्शन है जिगलर नाटा कैटलिस्ट, ये बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम क्या? हाई डेंसिटी पॉलीथीन को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये आने वाली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाएगा, बड़े आराम से करेंगे, चैप्टर नंबर 16 में भी है ये। ठीक है, तो वहाँ इस्तेमाल कर देंगे पेरोक्साइड का भी, ये दोनों वहीं आएंगे। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो गया इसका ए पार्ट। जो ए है वो फोर्थ से मैच है, जो ए है वो फोर्थ से मैच है। ओके, जिगलर नाटा बी है वो फर्स्ट से मैच हो गया। ठीक है, सी है वो पॉलीक्लाइड, जो फाइंड डिवाइड ये होगा, तो हमारा ए करेक्ट आंसर हो गया इसका। आसान था, इसमें दो यहाँ इसी चैप्टर के थे। ओके, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में जो वैल्यू होती है 1/n की, वो इनमें से किसके बराबर होती है? तो आंसर है बिटवीन 0 से a के बीच में होती है। कैसे होती है भाई, ये हमारे नोट्स में तो नहीं है, लेकिन उसमें लिख रखा हमने, NCERT में है ये। जल्दी से एक बार अंडरलाइन कर लो इस पर भी। NCERT में जो फ्रेंडलिच का जो आया था ग्राफ, वहीं पे है, देखो ये रहा। ये जो वैल्यू दिखा रखी है ये फ्रेंडलिच का पूरा ग्राफ किया था हमने, और जो वैल्यू है वो बता रखी है द फैक्टर 1/n कैन हैव वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है ना, तो ये 0 से 1 के बीच में होती है 1/n की वैल्यू। आगे चलते हैं क्वेश्चन में, अपने जो लिस्ट है इसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट एंजाइम कैटालिसिस। एंजाइम कैटालिसिस के हिसाब से कौन सा सबसे गलत है? भाई एंजाइम जो होते हैं वो डीनेचर्ड होते हैं बाई अल्ट्रावायलेट रेज, हाँ सच बात है, और हाई टेम्परेचर पर एंजाइम डीएक्टिवेट हो जाते हैं, डीनेचर हो जाते हैं। अच्छा, एंजाइम आर लीस्ट रिएक्टिव एट ऑप्टिमम टेम्परेचर? नहीं भाई, ऑप्टिमम टेम्परेचर पर तो एंजाइम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, और ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है? 298 केल्विन से लेकर 310 केल्विन। ठीक है ना, हमारी बॉडी ऑप्टिमम टेम्परेचर पे है, जहाँ पर एंजाइम सबसे ज़्यादा एक्टिव है। ठीक है, तो ये हम कर चुके थे ये वाला हिस्सा, तो ये भी आसान था, ख़त्म हो गया। इसमें हमने जो नया पोर्शन देखा वो जो वेरी इंपॉर्टेंट था वो कौन सा था? अभी अभी जो हमने किया था लिक्विफिएबल गैस, जो नया था। अच्छा, कोएगुलेटिंग पावर भी देख लो, इनमें से बोल रहा है कि
इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड द पार्टिकल ऑफ कोलोइडल सिस्टम मूव टूवर्ड द कैथोड। तो बताओ कौन सा सबसे पहले डिस्चार्ज होगा भाई, जिसका अब वो कैथोड बोल रहा है। कैथोड जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड द पार्टिकल ऑफ कोलोइडल सिस्टम मूव टूवर्ड द कैथोड द कोएगुलेटिंग पावर ऑफ द सेम सोल इज स्टडीड बाय यूजिंग दिस एंड दिस। तो बताओ कोएगुलेटिंग पावर क्या होगी। तो कैथोड अगर यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ नेगेटिव वाले को देखना है। तो नेगेटिव वाले में अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, FeCN6 4 नेगेटिव, ये 4 नेगेटिव है, ये 3 नेगेटिव है, ये 2 नेगेटिव है और ये 1 नेगेटिव है। तो इस हिसाब से अरेंज कर दो, 3 सबसे ज़्यादा होगा, ये रहा 3 सबसे ज़्यादा। उसके बाद नंबर आएगा सेकंड का, ये सेकंड का। तो करेक्ट आंसर मेरे को लग रहा है इसका है जो बी पार्ट, ये बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। ओके, अब यहाँ देखें तो एडजॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, सबको पता है। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एडजॉर्ब डिक्रीज, कम हो जाते हैं अगर जो भी अमाउंट हो, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें। डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है ना। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें तो ये कम हो जाते हैं, डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। डी आंसर इसका करेक्ट है। ओके, आगे देखें तो क्या है, इफ लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन सॉलिड मीडियम, तो उसे क्या बोलते हैं, लिक्विड इन सॉलिड, जेल बोलते हैं इसको, ठीक है ना। और इसी का उल्टा बताना, सॉलिड इन लिक्विड, इसे सोल बोलते हैं। सोल जेल का बिल्कुल अपोजिट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गैस इज एडजॉर्ब मोस्ट ऑन एक्टिवेटेड चारकोल, अभी देखी थी हमने। NH3 की कैपेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि ये ईजिली लिक्विफेबल है, उसके बाद ये, उसके बाद ये। इन तीनों के अलावा क्वेश्चन आता ही नहीं है, चाहे आपका CBSE हो, चाहे आपका ये वाला को चैप्टर हो, ये नीट या मेन हो, ठीक है। चलते हैं स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए, कहाँ तक आ गए हम। ओके, फ्रेंडलिज का ये क्वेश्चन हो चुका है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट एंजाइम कैटालिसिस, ये भी हो गया। हाँ, 55 पे आ गए। द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ, याद करो, गोल्ड नंबर, ठीक है ना, यही गोल्ड नंबर होती है। क्या, कितना मिलीग्राम लायोफिलिक का इस्तेमाल किया गया है 10 ml गोल्ड के ऊपर, अगर उसको कोएगुलेट करने के लिए कितना 1 ml NaCl आने वाला है, जो कि इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। और वही NaCl कितना परसेंट होना चाहिए भाई, इसकी कंसंट्रेशन 10% होनी चाहिए, ठीक है। यानी 10 ग्राम होना चाहिए NaCl और 90 ग्राम होना चाहिए पानी, दोनों को मिक्स कर दो, बन गया आपका 10%। समझ रहे हो ना, बड़ा सिंपल है ये गोल्ड नंबर। और गोल्ड नंबर आ गया तो आप नीट के कई क्वेश्चन कर दोगे, नीट के और मेंस के भी। विच प्रॉपर्टी ऑफ कोलोइड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द चेंज ऑन कोलोइडल पार्टिकल, कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है कोलोइड की, वो नॉट डिपेंड ऑन द चेंज ऑन कोलोइडल पार्टिकल। चेंज, ये गलत लिखा हुआ है चार्ज ऑन द कोलोइडल पार्टिकल, आंसर है टिंडल इफेक्ट। कोएगुलेशन भी चार्ज की वजह से होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस भी चार्ज की वजह से होता है, और इलेक्ट्रोऑस्मोसिस भी चार्ज की वजह से होता है, ठीक है ना। तो जो नहीं होता चार्ज तो वो टिंडल इफेक्ट है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द स्पॉन्टेनियस एडजॉर्प्शन ऑफ गैस। स्पॉन्टेनियस एडजॉर्प्शन में आप याद रखना, देखो जब भी एडजॉर्प्शन होता है, जब भी कभी एडजॉर्प्शन होता है तो डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव होती है, डेल्टा S की वैल्यू नेगेटिव होती है, और कुछ भी करके डेल्टा G की वैल्यू भी नेगेटिव होती है, तीनों नेगेटिव होती हैं, ठीक है ना। डेल्टा H इतनी ज़्यादा नेगेटिव होती है कि डेल्टा G इजिकल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S भी इसको हरा नहीं पाता, क्योंकि इतनी ज़्यादा नेगेटिव होती है। ये ज़्यादा नेगेटिव, डेल्टा S नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये इतनी ज़्यादा नेगेटिव होती है कि डेल्टा G का आंसर नेगेटिव आना ही चाहिए अगर ये कोएगुलेशन है, कोएगुलेशन कह रहा हूँ मैं, एडजॉर्प्शन है। तो डेल्टा S पॉजिटिव है तो वैसे ही गलत है, ठीक है ना। अभी थोड़ी देर पहले इसके ऑप्शन आए थे, उसमें डेल्टा S भी नेगेटिव, H भी नेगेटिव और G आया तो G भी नेगेटिव। ओके, तो ये भी ख़त्म हो गया आपका, और आगे चलते हैं। तो अब है हमारे पास अगला क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन, विच इज नॉट लायोफिलिक कोलोइड, ये तो हो गया है भाई, ये इसमें कौन सा था, फॉग।
HCMC सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल, ये भी हो गया। लायोफिलिक सोल आर मोर स्टेबल देन लायोफोबिक सोल। ओके, यहाँ तक ये दोनों हो गए थे, ये नहीं हुआ था, ठीक है, पता लग गया। हम 25 पे आ गए कुल मिला के। लायोफिलिक सोल आर मोर स्टेबल, होता ही है, देन लायोफोबिक सोल, बिकॉज दो कारण है, AFMC आर्मी फौज मेडिकल कॉलेज। तो दो कारण है लायोफिलिक सोल के स्टेबल होने के, चार्ज और सोल्वेशन। ठीक है, देखते हैं कहाँ है। कोलोइड पार्टिकल अपोजिट चार्ज नहीं, नेगेटिव चार्ज नहीं, ये वाला द कोलोइड पार्टिकल आर सोलवेटेड, जो लाइफोबिक नहीं होता, तो करेक्ट आंसर है सी, सोलवेटेड। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट, इतना आसान भी आता है क्या? जेड एस एम 5 सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट है। ठीक है, अगला अगर देखें तो 26 का एक बार डी ZSM5 हो गया। द प्रोसेस, इसको चेक कर लेते हैं। द प्रोसेस विच इज़ कैटलाइज्ड बाय वन ऑफ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड, अब ये भी क्वेश्चन देखो कैसे घुमाया है। द प्रोसेस विच इज़ कैटलाइज्ड बाय वन ऑफ द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट ही कैटलिस्ट का काम कर रहा है। याद करो, एक एग्जाम्पल आया था, एस्ट्रीफिकेशन, एस्ट्रीफिकेशन करके एक एग्जाम्पल आया था, जिसमें जो एस्टर होते हैं RCOOR डैश में अगर हम पानी मिला दूँ तो क्या बनता है? RCOO H प्लस में R डैश OH, तो ये प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट बन गया, जो इसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, शॉर्ट में बोल देते हैं ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट बना है, यही प्रोडक्ट आने वाली रिएक्शन में, अगली रिएक्शन में देखो ऐसी दिखाई देगी, RCOOR डैश प्लस H2O, ये एस्टर होता है, और यही जो ऑर्गेनिक एसिड है अब कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा, जबकि ये प्रोडक्ट था, और रिएक्शन को क्या कर देगा? स्पीड अप। अब ये रिएक्शन और तेज़ी से आगे जाएगी, RCOOH प्लस में R डैश OH, यानी प्रोडक्ट ही अगर स्पीड को बढ़ा रहा है कैटलिस्ट बनकर, तो इसे कहते हैं वो खुद का खुद ही कैटलिस्ट बन गया, यानी इंग्लिश में इसके लिए वर्ड है क्या? खुद का खुद प्रोडक्ट ही कैटलिस्ट बन गया, यानी ऑटो कैटलिस्ट, इसका नाम है ऑटो कैटलिस्ट। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? ऑटो कैटलिस्ट, अगर प्रोडक्ट ही कैटलिस्ट बन जाए तो। ब्लड में बी प्योरीफाइड बाय डायलिसिस, इलेक्ट्रोस्मोसिस, कोएगुलेशन बाय डायलिसिस। ब्लड को डायलिसिस से ही प्योरीफाइड किया जाता है। आपको बता दूं मैं, आप जो भी पानी पीते हो वो सबसे पहले, ये नहीं आपके स्टमक में चला गया और वो पानी स्टमक के बाद यूरिनरी ब्लैडर वगैरह वगैरह से सीधा वहाँ चला गया, ऐसा नहीं होता। पानी जब भी आप पीते हो, वो पानी सबसे पहले कहाँ जाता है? ब्लड में मिक्स होता है, यानी आपके स्टमक में जाने के बाद जो छोटे छोटे विलाई होती हैं वो सारा एब्जॉर्ब कर लेते हैं पानी को। ठीक है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और स्टमक में एब्जॉर्प्शन होता है। तो पानी सबसे पहले ब्लड में जाता है, ब्लड सारा सर्कुलेट होके किडनी के अंदर जाता है, और किडनी के अंदर कुछ ऐसा डायग्राम होता है, इस तरीके से ये डायग्राम है, और मैं पूरा अच्छी तरह बताऊं तो इस तरीके से, इन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। क्या? नेफ्रॉन। जो स्टूडेंट है बायोलॉजी उन्हें तो अच्छी तरह पता होगा। और नेफ्रॉन में होता क्या है? बड़ा सिंपल तरीके से ये सेटअप है। क्या होगा? यहाँ से आपका गंदा खून आएगा इसमें, ठीक है, फिर यहाँ रीएब्जॉर्प्शन होते 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 यहाँ से आपका साफ खून निकल जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ इम्प्योर ब्लड और यहाँ प्योर ब्लड, इस तरीके से आता है। ऐसा ब्लड होता है इसमें जिसमें ना NaCl से लेके आपका यूरिन से लेके सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, और यहाँ से आपका छनता हुआ, बिल्कुल छनता हुआ जो यूरिन, वो नेफ्रॉन से छनता हुआ किडनी इसको साफ़ करती हुई यूरिनरी ब्लैडर तक पहुँचाती है। ठीक है ना, तो देख लो, ब्लड, जो भी पानी पीते हैं वो ब्लड में जाता है, ब्लड नेफ्रॉन यानी किडनी तक जाता है, और वहाँ से साफ होने के बाद आपका यूरिन बॉडी से बाहर आएगा। तो इस तरीके से यूज़ करते हैं हम इसको। तो ब्लड में भी प्योरीफाई बाय डायलिसिस, और इसीलिए जिन लोगों की किडनी ख़राब होती है उनको डायलाइज़र पे रखा जाता है। ठीक है, तो ये वही है। तो
ये भी हो गया आपका ख़त्म। आगे चलते हैं। द कन्वर्जन ऑफ माल्टोज टू ग्लूकोज, भाई कौन यूज होगा, माल्टेज एंजाइम यूज होगा, AFMC। द एफिशिएंसी ऑफ एन एंजाइम टू कैटालाइज रिएक्शन इज ड्यू टू इट्स कैपेसिटी टू। तो एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम अगर आपको चेक करनी है तो हम कैसे देखेंगे इसकी, भाई एफिशिएंसी ऑफ एन एंजाइम टू कैटालाइज रिएक्शन इज ड्यू टू रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी। शुरू में पढ़ा था, एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है अगर आपने कैटलिस्ट यूज़ कर रखा है तो। ठीक है, तो ये भी आसान था, ये भी ख़त्म। और आगे चलते हैं स्टोरी में। उम्मीद आप बोर नहीं हुए होंगे क्योंकि इंटरेस्टिंग है, इसमें बोर होने की कोई का लॉजिक बनता नहीं। बड़ा मज़ा आता है जब हमें पता होता है कि हम इतने सारे क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। ठीक है, और पूरा चैप्टर ख़त्म होने के बाद तो ये इजी से लगते हैं, और जबकि ये क्वेश्चन वो हैं जिनको करके लोग डॉक्टर बनते हैं। ठीक है ना, तो खास क्वेश्चन है कुल मिला के। सरफेस टेंशन ऑफ लायोफिलिक सॉल्व क्या होती है, लोअर देन दैट ऑफ H2O। आज ही करा है, और इसी को कहते हैं सरफेक्टेंट। ठीक है ना, इसी को कहते हैं हम सरफेक्टेंट। तो आर्सेनिक सल्फाइड इज ए नेगेटिव सॉल्ट, सभी को पता है H2S3 के बारे में। द रिएजेंट विद लीस्ट प्रेसिपिटेटिंग पावर इज, इनमें से आर्सेनिक सल्फाइड को सबसे जल्दी नहीं, सबसे कम कौन प्रेसिपिटेट करवा पाएगा। इसके पास नेगेटिव है तो पॉजिटिव देखे, 3 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, ये तो 0 है, यानी सबसे कम ग्लूकोज ही करवा पाएगा। ओके, एक क्वेश्चन और है। ऑन एडिंग 1 ml ऑफ 10% NaCl सॉल्यूशन टू 10 ml ऑफ गोल्ड। अच्छी बात है, 1 ml है और 10% NaCl है, बहुत अच्छी बात है। ये कहीं ना कहीं गोल्ड नंबर की डेफिनेशन की तरफ जा रहा है। इन प्रेजेंस ऑफ 0.25 ग्राम ऑफ स्टार्च, यानी इन्होंने जो ग्राम स्टार्च दिया है ये आपका लायोफिलिक है। और गोल्ड नंबर क्या होता है भाई, वो लायोफिलिक की वैल्यू को ही गोल्ड नंबर कहते हैं। तो ये नहीं कि आप 0.25 बोल दोगे, नहीं, डेफिनेशन देखो क्या होती है गोल्ड नंबर की, द नंबर इन मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक यूज टू कोएगुलेट क्या 10 ml ऑफ गोल्ड। ठीक है ना, इसकी प्रेजेंस में 1 ml इसकी प्रेजेंस। तो इस वैल्यू को जिस बच्चे ने मिलीग्राम में कन्वर्ट कर दिया उसका आंसर आ गया। तो वैल्यू क्या है, 0.25 ग्राम है, और इसको कन्वर्ट किस में करना है, मिलीग्राम में। ठीक है ना, इस वैल्यू को कन्वर्ट करना है मिलीग्राम में। दो तरीके हैं, या तो आप डायमेंशन एनालिसिस लगा लो या सीधा सीधा लिख दो, 250 मिलीग्राम हो गया। आप कहोगे कैसे भाई, 250 मिली क्या होता है, 10⁻³ ग्राम। ठीक है, तो इस वैल्यू को अगर 3 को आगे ले जाओगे तो लो, हो गया ना वही। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू बिल्कुल बराबर है, आपका आंसर आ गया 250 मिलीग्राम। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, आंसर है नन ऑफ दीज, 250 मिलीग्राम आंसर होगा एक्यूरेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म कैटायनिक मिसेल अबाउ सर्टेन कंसंट्रेशन। कैटायनिक, एनायनिक, नॉन आयनिक, तीनों एग्जाम्पल 16 चैप्टर में मिलेंगे। कैटायनिक का बेस्ट एग्जाम्पल बता दूं मैं, सिटाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, दिस इज कैटायनिक। C4 कैटायनिक, C4 कैटायनिक, और C से इसका एग्जाम्पल है सिटाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। ये पूरा इतना बड़ा नाम है कैटायनिक डिटर्जेंट का, आएगा उस चैप्टर में, तब करेंगे कैटायनिक, एनायनिक और नॉन आयनिक का। तो कैटायनिक का तो आपको पता लग गया, और एनायनिक का जो होता है बेस्ट एग्जांपल वो आपका होता है सोडियम लोरेल सल्फेट। ओके, कोलोइड आर प्योरीफाइड बाय, कैसे प्योरीफाई होते हैं कोलोइड, डायलाइसिस। ठीक है ना, यहाँ फिल्टर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है तो हम इसका नाम भी लेते हैं, लेकिन यहाँ है नहीं, तो आंसर है डायलाइसिस। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस गिव ए पॉजिटिवली चार्ज सोल, इनमें से कौन सा पॉजिटिवली चार्ज सोल है इनमें से भाई, डी फेरिक हाइड्रोक्साइड। आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग ए कोलोइडल सॉल्यूशन इन वाटर, इनमें से कौन सा कोलोइडल सॉल्यूशन वाटर बनाएगा, स्टार्च। ओके, द साइज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल इज इन बिटवीन, हमें तो पता है कोलोइडल पार्टिकल साइज क्या होता है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो पता लग जाएगा, 1 10⁻⁷ से 10⁻⁹ सेंटीमीटर, वही नैनोमीटर है, ये सेंटीमीटर में हो गया। तो यूनिट का खेल है, यूनिट और लॉजिक। इसी तरह से साइज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल माइक्रोग्राम में देखें तो ये वाला बी ऑप्शन करेक्ट हो गया।
ठीक है ना। यानी 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, और यूनिट को थोड़ा सा दिमाग में रखते हुए ये तो और भी आसान है 8, क्योंकि कोलोइडल का जो साइज़ है वो किसी रेंज के बीच में होता है 1 से 1000। यहाँ तो मोर देन, ये लेस देन, ये मोर देन, तो यही है रेंज, तो ये करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है। 9, स्मोक इज एन एग्जाम्पल ऑफ किसका होता है भाई, सॉलिड इन गैस। ये रहा बी का आंसर करेक्ट। आसान आसान थे इसके सारे ही। और चलते हैं आगे, बस ये ख़त्म होने वाला ये सेक्शन, ज़्यादा कुछ है नहीं अब इसमें। विच प्रॉपर्टी ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑन चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल, टिंडल इफेक्ट। ठीक है ना, चार्ज पे यही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक इज एसोसिएटेड विद एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन में भाई डेल्टा सभी नेगेटिव होती हैं, मैंने बताया थोड़ी देर पहले। सी, डेल्टा जी, डेल्टा ए, डेल्टा एस, ऑल आर नेगेटिव। ठीक है। अच्छा, 60 में अब फिर से एक नया जो कॉन्सेप्ट है आज का वो सीखोगे। क्या? कोएगुलेशन पावर बतानी थी। नीट 2016 में आया था कि बताओ किसकी आर्सेनिक सल्फाइड को, जो कि नेगेटिवली चार्ज सोल है, इसको कौन जल्दी से कोएगुलेट कर देगा। तो बच्चे देख रहे थे यार ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव देखते हैं, वो फंस गए। यहाँ भी 2 पॉजिटिव, यहाँ भी 2 पॉजिटिव, यहाँ क्या सिंगल पॉजिटिव। तो 2 पॉजिटिव में तो फंस गए। वैल्यू देख के वो बेचारे सोचे यार इसकी ज़्यादा है तो ये ज़्यादा करेगा। नहीं, हमेशा याद रखना। अभी एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ मैं ताकि आपको याद रहे। स्टेटमेंट क्या है, इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट, लेसर द कोएगुलेटिंग वैल्यू। दो डेफिनेशन है, एक डेफिनेशन तो आपको पता है हार्डी-सूज रूल की, ठीक है ना। अब दूसरी डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, लेसर द कोएगुलेटिंग वैल्यू ग्रेटर इज द कोएगुलेटिंग पावर। यानी जिसकी, अब देखो ये तो बात साफ है, Na पॉजिटिव तो सबसे कम होगा, ये तो पीछे है। दो जो कंपटीशन है वो इन दोनों में, अब इन दोनों में है 2 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव, दोनों की कोएगुलेटिंग जो वैल्यू है वो देख लेते हैं भाई। इसकी 0.69, इसकी 0.22। हमने क्या देखा था, जिसकी कम होती है उसकी कोएगुलेटिंग पावर ज़्यादा होती है। यानी करेक्ट आंसर हो गया आपका 3 की सबसे ज़्यादा, फिर 2, फिर 1, 3, 2, 1, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा सही नहीं है। एंजाइम कैटालाइज मेनली बाय बायोकेमिकल, ये सब सही है यार, ये भी सही है। को एंजाइम ही तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ाता है, पहले वाला गलत है। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज चेंज इन द प्रेजेंस ऑफ नहीं, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। तो बाकी तो सारे ठीक थे। फाइनली सेकंड लास्ट पेज पे आ गए हम। गोल्ड नंबर इज एसोसिएटेड विद प्रोटेक्टिव कोलेड हो गया ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट। विप्ड क्रीम आ गया भाई, वही विप्ड क्रीम इज एन एग्जांपल ऑफ फॉर्म, कौन सा फाज है। चीज एन एग्जांपल इमल्सन, ये गलत है। चीज इज एन एग्जांपल ऑफ आपका जेल, चीज़ जो है वो जेल का एग्जांपल है। चेक कर लेते हैं, तो इसमें बिल्कुल यही आंसर करेक्ट है इसका। मिल्क, मिल्क क्या है, मिल्क इज़ फैट डिस्पर्ज, मिल्क तो लिक्विड इन लिक्विड होता है, तो देख लो कहाँ है, वाटर डिस्पर्ज, फैट डिस्पर्ज इन वाटर, यही है, ए करेक्ट आंसर है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रेस्पेक्ट फिजियोजॉब्सन, फिजियोजॉब्सन को लेकर कौन सी स्टेटमेंट गलत है। नॉट स्पेसिफिक बिल्कुल ठीक है, वंडरवाल ठीक है, रिवर्सिबल ठीक है, नो एप्रीसिएबल एनर्जी नेटिव बिल्कुल ठीक है। एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन देखो क्या दे रखा है, 80 से 240, ये तो कैमिजॉर्प्शन का दे दिया। इसका कितना होता है 20 to 40, ये भी ख़त्म। फाइनली लास्ट, तो लास्ट है, और हमारे पास बहुत से अपने पेशेंस रखा और बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो गए, तो ये लास्ट है। अबाउ क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन पार्टिकल बताओ क्या होते हैं, एसोसिएट। क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन पार्टिकल एसोसिएट होते हैं। ठीक है। एंजाइम आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का बना होता है एंजाइम, प्रोटीन विद स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, बी करेक्ट है। ओके, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम इन बटर आर रेस्पेक्टिवली क्या होते हैं, डीपी और डीएम। बटर आज भी एग्जाम्पल में आया था, तो इसमें होता है आपका पानी कम होता है और सॉलिड पोर्शन ज़्यादा होता है, तो मैं इसे जेल की तरह बोला तो ये होना चाहिए लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड।
तो एक और इसकी लास्ट और फाइनली बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि हमने देखा कि डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम इन बटर आर रेस्पेक्टिवली, अगर हम इसकी बात करें तो डीपी और डीएम दोनों में अगर देखें तो आप क्या बोलोगे, लिक्विड एंड सॉलिड। तो ये देखो एक बार ध्यान से, डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्जन मीडियम, बटर में कौन सा है, लिक्विड एंड सॉलिड। आप सी भी लगाओगे तब भी करेक्ट हो जाएगा और लिक्विड इन लिक्विड लगाओगे तब भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये दोनों के लिए आपको ये पेज देखना ज़्यादा जरूरी है। वैसे मैं लास्ट क्वेश्चन भी डिस्कस कर देता हूँ, फिर ये ख़त्म ही हो जाएगा चैप्टर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ बेस्ट कोएगुलेटिंग एजेंट फॉर फेरिक हाइड्रोक्साइड। फेरिक हाइड्रोक्साइड पॉजिटिवली चार्ज सोल है और इसके नेगेटिवली जो देखेंगे हम वो इलेक्ट्रोलाइट में आपको बताया, उसी का नाम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। यही है जिसमें 4 नेगेटिव चार्ज होता है, तो वही इसको कोएगुलेट करेगा सबसे जल्दी, ठीक है। तो आसान था, हमने कर भी रखा है, हमारे नोट्स में भी है इवन ये। बट ये जो केस है बटर का, अब एक बार ध्यान से देखो, हालांकि किसी बच्चे ने इसको नोटिस करके मेरे को बताया नहीं, बाकी एक बार लास्ट ईयर एक बच्चा लेके आया था इस क्वेश्चन को कि अगर हम देखें तो सॉलिड जो डीपी है और डीएम, इसमें भी देखो लिक्विड इन सॉलिड को देखें तो यहाँ एग्जांपल क्या दे रखा है, बटर। और इसी के आगे अगर हम चलें, अभी हमने क्या देखा, लिक्विड इन सॉलिड को बटर बोला गया है, लेकिन अगर इसी के आगे हम चलें, यानी हमारे जो नोट्स थे वो ख़राब नहीं थे। और इमल्सन में आ जाओ, ये देखो इमल्सन, इमल्सन के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ भी अगर एग्जाम्पल के तौर पे वो देखें तो एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ इमल्सन आर मिल्क और वैनिशिंग क्रीम, ऑयल एंड वाटर की है। लेकिन इन द सेकंड सिस्टम ऑयल एक्ट एज डीएम, कॉमन एग्जाम्पल जिसमें ऑयल एक्ट करता है डीएम यानी वाटर इन ऑयल, और कॉमन एग्जाम्पल आर बटर, फिर से आ गया बटर आपका, ठीक है ना। तो कुल मिला के आप बटर के लिए इनमें से कोई भी आंसर लगाते तो वो करेक्ट होता। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये। तो लास्ट जो डिस्कस था वो ये था कि बटर आपका एग्जाम्पल हो सकता है किसके लिए भाई, लिक्विड इन लिक्विड के लिए भी और लिक्विड इन सॉलिड के लिए भी, दोनों के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आई होगी और ये चैप्टर का एंड होता है। अब हम अगला चैप्टर जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करेंगे। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर।